हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम लोग शांत लास्ट क्लास में हम लोग वीबीटी पढ़ रहे थे और वीबीटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना है और आज वीबीटी फिनिश होकर सीएफटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का मेन फोकस हमारा सीएफटी रहेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट पहले हम लोग वीबीटी को ना फिनिश कर लेते हैं। वीबीटी में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चन से रिकैप हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। और वीबीटी में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर रहे थे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितना किया था? क्या ये हो गया था? ये हो गया था? ये भी हो गया था? ये हो गए थे तीनों? ये वाला? ये नहीं हुआ है? ठीक है, पहला वाला स्लाइड हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, है ना? अब इसके बाद मान लो आपके पास, बेटे अब आवाज नहीं आनी चाहिए, अब चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो। अब मान लो आपके पास ये 3 क्वेश्चन दिए गए। इन तीनों क्वेश्चन में हमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल सब कुछ एक्सप्लेन करना है। एक एक करके देखो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? कोबाल्ट यहां पे -4 -6, क्या यहां पे कोबाल्ट +2 में है? कोबाल्ट कितना होता है? 3d7 4s2। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। 27 है तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो हो जाएगा 3d7 4s2। लेकिन हमें कोबाल्ट +2 लिखना है तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देंगे? 3d7। अब 3d7 आप फटाफट से यहां पे बना लीजिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3d7 हमने बना लिया। इसके बाद क्या आगे 4s खाली रहता है? क्या आगे 4p खाली रहता है? तो 3d से स्टार्ट करेंगे, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d भी आपके पास खाली रहता है। ठीक है, अब मुझे बताओ पेयरिंग होगा या नहीं होगा? पेयरिंग होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा। तो यहां पे Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग आपके पास होने वाला है। हाँ, पेयरिंग होगा। अब पेयरिंग होगा तो क्या यहां पे हमें पेयरिंग करा के, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 चाहिए, तो हमें 2 बार पेयरिंग कराएंगे तभी तो ये होगा। अब एक बार 2 बार पेयरिंग करा के देखो। अगर आपने पेयरिंग करा भी ली, मान के देखो यहां पे बोर्ड पे 7 इलेक्ट्रॉन का आपने पेयरिंग करा भी लिया तो ये तो पहले से पेयर्ड है। पहली बार पेयरिंग कराओगे तो ये होगा, दूसरी बार पेयरिंग हो ही नहीं सकता। पहली बार हमने पेयरिंग कराया तो ये बन गया, दूसरी बार पेयरिंग हो ही नहीं सकता, एक अनपेयर्ड बच जाएगा। और देखो क्या पेयरिंग कराने से 2 d ऑर्बिटल खाली मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। पेयरिंग हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें 2 d ऑर्बिटल खाली मिल पाए। यहां पे क्या 2 d ऑर्बिटल खाली मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या हम पेयरिंग कराने में एनर्जी वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। पेयरिंग कराने में यहां पे हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो भले यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बट यहां पे पेयरिंग विल नॉट अकर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग कराने से फायदा नहीं हो रहा है। पेयरिंग कराने से क्या होना चाहिए? 2 d ऑर्बिटल मिलना चाहिए। पेयरिंग कराने से 2 d ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा, अब पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो, क्या आगे के d ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे? आगे के 6 d ऑर्बिटल क्या बेटे sp3d2 बन रहा है। अगर 2 d ऑर्बिटल मिल जाता तो d2sp3 लिखते, यहां 2 d ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है तो आगे वाले sp3d2 ले लेंगे। अगर sp3d2 आया तो क्या मैं इसको ऑक्टाहेड्रल लिख सकता हूं? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक है, म्यू की वैल्यू बता दो। क्या √n इंटू n प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 5 √15 बोर मैग्नेटॉन। अच्छी बात है। अब मुझे बताओ
ये तो आपके पास आ गया है, ऑक्टाहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, म्यू की वैल्यू भी आपके पास चमक गया है। अब जरा देख के बताओ कि ये इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल। जब भी sp3d2 होता है तो वो आउटर ऑर्बिटल होता है, और अगर d2sp3 होता तो क्या इनर ऑर्बिटल लिखते? अभी ये नहीं है, इसलिए हम लोग आउटर ऑर्बिटल लिखेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और चीज, ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है? हाई स्पिन है, पेयरिंग नहीं हुआ है। अगर पेयरिंग नहीं हुआ है तो दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल बात है, पेयरिंग नहीं हुआ है, दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड वीबीटी के क्वेश्चन में यहां पे लग गया। नेक्स्ट, NiNH3 होल 6+3 वाले में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे कैसे आ रहा है आंसर, ये बताइए। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो निकल होगा 3d8 यहां निकल नहीं है, निकल +3 है, तो कितना हो जाएगा? 3d7। अच्छा, अब 3d7 हो गया इसके जैसा, 3d7 प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। तो क्या 3d7 में पेयरिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग कराने के बाद 2 d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा, एक ही d ऑर्बिटल मिल रहा है। तो 3d7 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो आगे 4s खाली है, 4p खाली है, उससे बॉन्ड बनेगा, 4d भी खाली है, उससे बॉन्ड बनेगा। तो भले यहां पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, बट पेयरिंग विल नॉट अकर। और पेयरिंग नहीं होगा तो सिंपली आपके पास आ जाएगा पेयरिंग विल नॉट अकर। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगा? क्या यहां भी पैरामैग्नेटिक ही आएगा? क्या मैग्नेटिक मोमेंट यहां भी √15 ही आएगा? यहां भी 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, म्यू की वैल्यू √15, बोर मैग्नेटॉन। लो स्पिन या हाई स्पिन? पेयरिंग नहीं हुआ है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल या आउटर? आउटर ऑर्बिटल। तो किसी भी तरह से आपके पास कुछ भी पूछेगा, दिस इज द केस। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, 4 कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। तो अगर d2sp3 आएगा तो इनर, बाहर sp3d2 आएगा तो आउटर। तो वो ऑप्शन मतलब बनाने की भी जरूरत नहीं थी, 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन में से 3 में वीक फील्ड लिगेंड था और 1 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। तो इनर ऑर्बिटल कौन बनाएगा? जहां पेयरिंग होगा। पेयरिंग कौन कराएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो सीधा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना था, आंसर बढ़ जाएगा। तो कभी कभी तो इससे बहुत ही सीरियस मतलब आसान क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी इससे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में कहीं भी जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं है। जॉन टेलर इफेक्ट आया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में कहीं भी ट्रांस इफेक्ट का डिस्कशन नहीं है, बट इसमें ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आउट ऑफ द सिलेबस के अभी तक टॉपिक्स आए हुए हैं वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, आगे मान लीजिए कोई आउट ऑफ द सिलेबस होता है तो ना आपसे होगा ना किसी और से होगा, ठीक है। तो जो अभी तक आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं वो हम पढ़ लेंगे, या तो बहुत आसान आएगा और कभी कभी आउट ऑफ द सिलेबस भी इस चैप्टर में चला जाता है, बट उसका आप टेंशन मत लीजिए, किसी से नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, बोनस हो सकता है ना। तुक्का मारोगे तो बेटा फंस जाओगे, है ना, छोड़ दो, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। CrH2O होल 6+3, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रोमियम का CrH2O होल 6+3 हो गया। यहां पे बना लेते हैं CrH2O होल 6+3। अगर आप CrH2O होल 6+3 बनाओगे, CrH2O होल 6+3 कैसे बनाओगे बोर्ड पे देखना। क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 3d5 4s1 होता है? ठीक है। क्रोमियम +3 में क्या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक यहां से, 2 यहां से, क्या 3d3 हो जाएगा? अच्छा, अब यहां पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3।
क्या यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, कभी भी पेयरिंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2d ऑर्बिटल खाली है, ऑलरेडी 2d ऑर्बिटल खाली है, तो पेयरिंग किसी भी हालत में नहीं होगा। तो 3d मिल गया, 4s मिल गया, 4p मिल गया, तो आपके सामने जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो D2sp3, ज्योमेट्री आएगा वो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब मुझे बताओ डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। क्या यहां भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, 3 इंटू 3 प्लस टू, 3 इंटू 5, क्या रूट 15 आ जाएगा? आप देखो यहां पे लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इस बार ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा? हाँ, यहां पे D2sp3 आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो दीज आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री इन ऑक्टाहेड्रल के अगले 4 क्वेश्चन आप और करेंगे और फिर लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के भी तो ड्रॉबैक्स थे, तभी तो ये फेल हुआ था। हो गया ये? इसमें लिख क्या रहे हो भाई, सब सेम ही तो है। मैंने आज मॉर्निंग बैच में भी बोला है, सेम बात आपको भी बता देता हूं ताकि आपको रियलाइजेशन रहे कि जैसे जैसे दिसंबर जनवरी की तरफ आप बढ़ोगे, एक तो सबसे पहली चीज कि आपका जो सपना था वो धीरे धीरे थोड़ा सा, जैसे कोहरा होता है ना, दूर की चीजें दिखना बंद हो रही है, वैसे ही सपना भी दूर से दिखना थोड़ा बंद हो जाएगा। कौन सा सपना? वही सपना जिसमें तुम डॉक्टर बनने के लिए देखे थे। धीरे धीरे सेल्फ डाउट प्रोड्यूस होगा कि नहीं अभी काम करते हैं, घर पे बैठते हैं, वन शॉट देखते हैं, ये थोड़ा ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। और आप देखेंगे आपके आपके कोचिंग वाले, बगल वाले, आपके आसपास वाले, ये धीरे धीरे अब करना स्टार्ट कर चुके होंगे, उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन पैदा हो जाता है इस समय। तो हमने फिर ये सब आपके मन में आएगा जरूर। फिर धीरे धीरे लगेगा कि मेस में खाना खराब मिल रहा है, बाहर से ही मंगा लेते हैं। फिर धीरे धीरे होगा कि टीचर खराब है, एक काम करते हैं वन शॉट देखते हैं। फिर धीरे धीरे होगा कोचिंग खराब है। फिर धीरे धीरे होगा पटना ही खराब है। फिर धीरे धीरे होगा कि यार ये खराब ही है सिस्टम, है ना, बीएससी करेंगे। तो ये जैसे जैसे आप पास जाओगे, नर्वसनेस बोलो या ये कंपटीशन का पार्ट है, बट इससे आपको बहना नहीं है, ठीक है। और जो बह गया वो फिर अगले साल फिर कहीं ना कहीं आपको बैठा मिलेगा, ठीक है। इससे बेहतर है, इससे बेहतर है कि जो सामने स्ट्रगल है उसको आप फेस करो। बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा अभी उठने के लिए, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा अभी काम करने के लिए, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा पढ़ाई में मन लगाने के लिए, या जल्दी नींद ना आए सर्दियों में, इसके लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो फोर्स लगा लेगा अगले 4-5 महीने, वो पहुंच जाएगा आगे, है ना। बहुत सारे, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है उसमें से 25-30% बच्चे इस मौसम में, माहौल में आके निपट जाएंगे। और यही मौका होता है कि जो लोग शुरुआत से कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, अभी नहीं भटके, वो 20-25-30% का जगह ले लेते हैं। तो यहां पे रिजल्ट स्वैपिंग होती है ना। तो कई लोग यहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे आते हैं, इस महीने में जाके खत्म। और कई लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, यहां से वो जगे हुए रहते हैं, मतलब पहले से भी जगे हुए, यहां भी वो करते 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 और पहुंच जाते हैं। तो सेल्फ डाउट आएगा, लगेगा क्या कर रहे हैं, नहीं होगा, ऐसा होगा, सब कुछ पहाड़ जैसा लगेगा। बट धीरे धीरे एक एक हथौड़ा मारते रहना है ना। दशरथ मांझी की तरह आप भी रास्ता बना ही ले जाओगे, बट भटकना नहीं, क्योंकि भटकोगे तो आप अपनी गलतियां छुपाने के चक्कर में 4 लोगों की गलतियां निकालते पाए जाओगे।
मकान मालिक खराब है, मेस खराब है, कोचिंग खराब है, टीचर खराब है, बुक खराब है, यही करोगे फिर। वो नहीं करना है, क्योंकि मान लो मेरे में अंदर कमी है, तो मैं थोड़ी बोलूंगा मेरे अंदर कमी है, मैं तो बोलूंगा यार ये क्लास खराब है, बच्चे खराब है, यही बोलूंगा। आपको कुछ बोला हो, सब पेन खराब है, नहीं चल रहा है, याद नहीं हो रहा है, लाइट खराब है, कुछ यही बोलोगे, है ना। ये सब ठीक है, अपने मन को तसल्ली देने के लिए ठीक है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता है। इससे फायदा यही होगा कि फिर अगले साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैसे, बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का हो, सिंपल। और आपके बैंक बैलेंस से कम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया है कि इस साल अपना कंसिस्टेंसी जैसे अब बरकरार रखे हो, रख लेना। बहुत सारे अजूबे देखे हैं कोटा में, मैं देखता था कि जिसका आज तक रिजल्ट में नाम नहीं आया, कभी भी किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अचानक से एक दिन रिजल्ट के बाद फोन कर रहा है कि सर वो जो हम कॉर्नर में बैठते थे ना वही है, फिर अपना फोटो भेजता है कि सर हम यही है। फिर लगता था यार ये इसका भी हो सकता है ना। और ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे, मतलब अगर मैं 100 रिजल्ट एक्सपेक्ट करके चलता हूं तो 50 का सिलेक्शन होता है, 50 कुछ अजूबे आते हैं, 50-50 का रेशियो होता है। इसीलिए कंपटीशन है ना, एक क्रिकेट गेम की जैसे, पता नहीं है, लास्ट बॉल तक पता नहीं है, लास्ट बॉल तक क्या होगा नो वन नोस, राइट। लास्ट बॉल तक आपको बस पिच पे रहना है, पिच पे ही नहीं रहोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, कोचिंग ही नहीं करोगे, सवाल ही नहीं लगाओगे, तो गड़बड़ है। लेकिन लास्ट बॉल तक टिके रहना है, पता नहीं क्या होगा। इट्स लाइक अ क्रिकेट गेम, ठीक है। मेरे को 7 साल हो गए ऑफिशियली, और अनऑफिशियली 11 साल होने वाले। 11 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं, अनऑफिशियली 7 साल से ऑफिशियली। अब आपके पास ध्यान से देखना कि इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो होता ना कि मैं तो मान के चल रहा था कि यार ये तो अगले साल रिपीट ही करना है इसको, बट वो अगले साल वो मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ। एक बच्चे की मैं बात बताऊं, तो अभी मैं यहां बैठा हुआ था, वो इतना खुशी होकर फोन किया, जबकि मुझे लग रहा था कि क्यों फोन किया, उसका वेटनरी में एडमिशन हुआ है और खुशी से फोन कर रहा है ना। बट उसके लिए उस लेवल पे जाके देखो, जो एकदम मतलब उसके फैमिली में पापा उसके डेली वेज वाले वर्कर है, समझते हो ना, जो ईंट जोड़ते हैं घर में, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। घर से पहला कोई ऐसा इंसान निकला जो पढ़ पाया, समझ रहे हो। और उसको भी उसको 2 साल लगे, क्योंकि उसने स्कूलिंग की नहीं है ना। होता है ना कि आंगनबाड़ी वाले स्कूल में डाल दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर ये सरकारी स्कूल में सब पास हो जाते हैं, सब पास हो गए, 10th कर लिया, 11th-12th भी ऐसे ही हो जाता है बिहार बोर्ड में, आपको पता ही है सब कुछ। उसको भी 2 साल लगे, और कितना खुशी हुआ वो, है ना। उसके मम्मी पापा कह रहे हैं अब तो बहुत खुशी है ना। आप बस इस बार वो अब कॉलेज से जाके उसकी तैयारी कर रहा था, अब वापस से जब एक बार एडमिशन हो गया, थोड़ा स्टेबल हो गया, उसको लग रहा है कि चलो कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। 50-60-70 हजार रुपए तो मंथली कमा ही लेंगे, जो कि वो लोग साल में कमाते रहे। मतलब उसके पापा का ये स्टेटमेंट था कि इसकी कितनी की नौकरी लग जाएगी। हमने कहा यार 60-70 हजार मंथली तो कमा ही लेगा। बोलता इतने तो हम साल में कमाते हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, समझो इस बात को। तो वही है कि आप लगे रहोगे तो आप स्कूलिंग करो ना करो, आता है नहीं आता है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है ना। कंसिस्टेंसी से आप कहां से कहां पहुंच जाते हो पता नहीं है। और बहुत नाउम्मीद को उम्मीद होते हुए देखा है लास्ट 7 सालों में ऑफिशियली। तो इसलिए अपना उम्मीद मत छोड़ना, बस यही बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अब यहां आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 3 क्वेश्चन में कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। अलग कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, आपको याद करो तो मैं 4 इंपॉर्टेंट लाइंस लिखवाया था आपको, कि कुछ लिगेंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, बट स्पेशल केसेस में वीक फील्ड हो जाते हैं। कुछ वीक फील्ड होते हैं, बट स्पेशल केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है। Mn+2 के लिए कुछ लिखाया था क्या? क्या लिखवाया था, पढ़िए। Mn+2 के साथ अगर NH3 आ जाए तो क्या वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करने लगता है? ये स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस है। Mn+2 के साथ जो आपका अमोनिया है NH3, वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगता है, ठीक है। भले ही वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट हियर इट एक्ट्स एज वीक फील्ड लिगेंड। तो Mn+2 की बात करो तो मैंगनीज का होता है बेटा 3d5 4s2, Mn+2 हो जाएगा 3d5। अब 3d5 में पेयरिंग नहीं हो रही है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग नहीं हो रही है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्या बहुत अच्छे से ये पैरामैग्नेटिक है?
बहुत सही पैरामैग्नेटिक है। तो 4s खाली है, 4p खाली है, 4d भी खाली है। आपके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2। ऑक्टाहेड्रल लिखा जाएगा, पैरामैग्नेटिक लिखा जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7, 35 बोर मैग्नेटॉन। लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन। पेयरिंग नहीं हुआ है, हाई स्पिन। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल। तो ये वाला बेटा आपके पास स्पेशल केस है। जनरली जब आप निकालोगे, मान लो आपको याद नहीं है वो वाला केस कि Mn+2 के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, अगर याद नहीं है तो उल्टा आंसर आएगा, क्योंकि अमोनिया जनरली क्या करते हो, पेयरिंग करा देते हो, पेयरिंग करा तो कुछ और ही आंसर आएगा, D2sp3 आ जाएगा। तो ये आपको स्पेशल केस है, याद रखना है। एक और लाइन मैंने लिखाया था, कुल मिला के टोटल 4 ही तो लाइन लिखाए थे। एक और लाइन लिखाया था, Fe+3 के साथ अमोनिया कैसा बिहेव करता है? वीक फील्ड लिगेंड। स्पेशल केस में वहां था कि अगर Fe+3 है, उसके साथ आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा? वीक फील्ड होगा। तो Fe होता है 3d6 4s2, Fe+3 क्या हो जाता है? 3d5। ठीक है, 3d5। तो ये आपके पास बेटे 3d आ गया है। 1 2 3 4, ये आपके पास 3d आ गया। और यहां पे बना दो आप 3d5, 1 2 3 4 5। क्या यहां पे पेयरिंग होगा? नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। क्या sp3d2 होगा? जी हां। ऑक्टाहेड्रल होगा? बिल्कुल। पैरामैग्नेटिक होगा? तो क्या सारा सेम सेम आ गया? पैरामैग्नेटिक आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट 5 इंटू 5 प्लस 2, रूट 35 बोर मैग्नेटॉन, Bm। हाई स्पिन होगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ है। आउटर ऑर्बिटल होगा क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ है। sp3d2 इज आउटर ऑर्बिटल, पेयरिंग नहीं हुआ है। ये भी स्पेशल केस आपको मैंने लिखवाया था। मैंने एक और स्पेशल केस लिखवाए थे कोबाल्ट+2 के साथ। क्या लिखवाया था? कोबाल्ट+2 के साथ भी सारे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। तो कोबाल्ट+2 के साथ यहां भी वही तो बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या वो वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा? तो कोबाल्ट+2 का कंफिग्रेशन लिखो। कोबाल्ट होता क्या है? 3d7 4s2। कोबाल्ट+2 क्या हो जाएगा? 3d7। अच्छा, अब 3d बना दो यहां पे। 3d7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। भाई वैसे भी ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या पेयरिंग होगी? नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो 4s खाली है, 4p खाली है, 4d भी खाली है। ठीक है, 4s फिर 4p फिर 4d। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। क्या हो जाएगा यहां पे? ऑक्टाहेड्रल। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? पैरामैग्नेटिक। क्या इस बार मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो गया? रूट 15 हो गया क्या? n इंटू n प्लस 2, रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? पेयरिंग नहीं हुआ है, हाई स्पिन है। क्या इनर है कि आउटर है? आउटर ऑर्बिटल। दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास केस बन गया है। ठीक है, Mn+2 Fe+3 CO+2 याद कर लीजिए। इनके साथ स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड होंगे, वो वीक फिलिगेंड की तरह काम करेंगे। एक और लिखवाया था जहां पे ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड की तरह एक्ट करता है, वो क्या है? एक और केस लिखवाया था जहां पे ऑक्सीजन डोनर, जनरली ऑक्सीजन डोनर क्या होता है? वीक फील्ड। बट ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है। क्या ये हो गया? एक और स्टेटमेंट लिखवाया था कि जनरली ऑक्सीजन डोनर होता है वीक फील्ड, बट एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा केटायन है, सेंट्रल मेटल एटम, जहां ऑक्सीजन डोनर जो है स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड की तरह काम करता है। देखो 4 लाइन में से एक लाइन में लिखा हुआ है, कोबाल्ट+3 के साथ कॉपर+3, दोनों ही लिखा हुआ है अगले स्लाइड में।
ठीक है। क्यों D2sp3 क्यों होगा? वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों होगा? ये वाले की बात कर रहे हो? CO रॉन्ग। ये जो तुम कह रहे हो अगला वाला क्वेश्चन है वो आ रहा है। अब देखो बोर्ड पे, मान लो ये वाला केस है, मान लो ये वाला केस है, क्या कोबाल्ट +3 है यहां पे? और मैंने स्पेशल केस में पढ़ा हुआ है कि जो कोबाल्ट +3 है, क्या उसके साथ ऑक्सीजन डोनर जो है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट की तरह काम करेगा? तो यहां पे ये जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट की तरह काम करने लगा। अब देखो जरा, क्या कोबाल्ट, कोबाल्ट जनरली क्या होता है 3D7 4s2, कोबाल्ट +3 लिखोगे तो क्या यहां पे से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, क्या 3D6 हो जाएगा? ठीक है, अब 3D6 हो जाएगा। मुझे बताओ जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, तो क्या इस बार 3D में पेयरिंग हो जाएगा? तो 3D6 को मैं पेयरिंग करा दूं, 2 2 4 और 2 6, फिर आपके पास 4s खाली मिलेगा, फिर 4p खाली मिलेगा। क्या और आगे की जरूरत है? नहीं। इसी से आपके पास 6 ऑर्बिटल 6 बॉन्ड बन रहे हैं। क्या आपके पास यहां पे D2sp3 बन रहा है? बिल्कुल, D2sp3 बन रहा है। अब D2sp3 बन रहा है तो क्या ऑक्टाहेड्रल बन रहा है? बिल्कुल, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो डायामैग्नेटिक बन रहा है, और डायामैग्नेटिक के बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा 0। पेयरिंग हुआ है तो लो स्पिन आ जाएगा, पेयरिंग हुआ है तो इट इज लो स्पिन, और D2sp3 है इस वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या मैंने Ni+2 के लिए कुछ लिखवाया था? क्या लिखवाया था? फ्लोरीन वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वीक फील्ड? वहां पे निकल +2 के साथ जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करने लगता है और पेयरिंग करा देगा। तो निकल के केस में क्या हो जाएगा आपके सामने 3D8 4s2, बट चूंकि यहां पे निकल +4 में है, निकल +4 में है तो क्या 3D6 हो जाएगा, और 3D6 की क्या पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6, 2D खाली है तो सिंपली D2sp3 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रह जाएगी, ऑक्टाहेड्रल रह जाएगा। फिर ऑक्टाहेड्रल के बाद डायामैग्नेटिक, म्यू 0 हो जाएगा, पेयरिंग हुआ है लो स्पिन, D2sp3 इनर ऑर्बिट। एक इसमें एक्सेप्शन है, पूरे में आपने पढ़ लिया, स्पेशल केस भी पढ़ लिया, एक में एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है। COCN6 वहां पे एक्सेप्शन है, अभी करते हैं उसको, अभी आपने किया भी है COCN6 -4 वाला, -2 वाला, वो एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। क्या यहां तक ये हो गया? पहले ये लिख लो, कौन सा वाला? +2 कहां से आएगा? -2 -6, ये वाला +4 कर लो। अच्छा, आपको क्या लगता है VBT का ड्रॉबैक क्या होगा? अभी तक तो इतना सब कुछ सही निकल रहा है, पैरामैग्नेटिक भी बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दिया, इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन, शेप, ज्योमेट्री सब बता दिया। इसकी ड्रॉबैक क्या है? कमी क्या रह गई?
कलर नहीं बताया, स्टेबिलिटी नहीं बता रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हुआ ये भी नहीं बताया, हमने तो बस बोल दिया कि ट्रांसफर हो गया, क्यों हुआ ये भी नहीं बताया, पेयरिंग क्यों हुआ ये भी नहीं बताया, पेयरिंग क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ये भी नहीं बताया, मोमेंट तो बता रहा है, कलर नहीं बताया, पेयरिंग क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये नहीं बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो गया, बताया था ना कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट में ट्रांसफर हो जाता था, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है CuNH3 होल 4+2, ठीक है, तो वहां पे ट्रांसफर हो जाता था, वो ट्रांसफर क्यों हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं बता पाया और इस वजह से वीबीटी फेल हो गया था। और वीबीटी फेल हुआ तो इसके बाद आया CFT, जिसने ऑल अराउंड एक नया थ्योरी बना के दे दिया। वो बोलता है ये सब गड़बड़ बात है, ये फर्जी बातें कर रहा है वीबीटी अभी तक, है ना, हालांकि मेजॉरिटी आपके पास आंसर वीबीटी से ही आएगा, मेजॉरिटी क्वेश्चन के आंसर वीबीटी से आएंगे, बट CFT का एक रूल है जो वैलिड रूल है, जिसको अगर हम मान लें, CFT के रूल को अगर हम मान लें तो सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज अभी तक की वो एक्सप्लेन कर देता है। CFT ने ऑल टुगेदर एक नया रूल दिया, बोलता है नहीं ये गलत बात है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह नहीं बन रहा, बोल रहा आयनिक बॉन्ड बनता है इसके अंदर, राइट। CFT बोलता है ये गलत बात है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई लिगेंड कोई सेंट्रल मेटल एटम नहीं है, ये सब चार्जेस है और चार्ज के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो CFT ने एक नया ही रूल दे दिया है, तो पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं। एक लास्ट एक्सेप्शन लिखवाना था, स्पेशल केस ये वाला COCN6-4, ये जो आपने लिखा होगा बड़े अच्छे से, इसको उतने ही अच्छे से काट लीजिए ताकि याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। नहीं लिखे हो तो लिखो और फिर काटो ताकि लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आता है एक्सेप्शन के अंदर, आपको याद रखना होगा, केवल यही आता है एक्सेप्शन, है ना। तो अब यहां इस रूल से तो नहीं होगा, तो क्या रूल लगेगा, क्या एक्सेप्शन है, आइए इसके बारे में जानते हैं। COCN6-4 में क्या रूल लगेगा, कैसे सॉल्व होगा, आइए उसके बारे में हम लोग जानें। COCN6-4 देखो क्या यहां पे कोबाल्ट +2 में आ रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 3D7 4S2, बढ़िया। कोबाल्ट +2 में कितना होगा, क्या बेटा ये कोबाल्ट +2 3D7 बोल देगा, बढ़िया। अब 3D7 आप बना दो आपकी स्क्रीन पे, 3D7 आपने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3D7 बना दिया। 3D के बाद आपके पास 4S खाली है, फिर आपके पास बेटे 4P खाली है, और फिर आपके पास 4D भी खाली होता है। 4S 4P और 4D ये सब आपके पास खाली है पहले से। क्या यहां स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट दिख रहा है, जी हां। अगर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है तो वैसे तो यहां पेयरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेयरिंग होने के लिए 2D ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा, 2D ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, बट इन दिस केस CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है, बेटा ये पेयरिंग कराएगा। पहला स्टेप क्या कराएगा, यहां पे पेयरिंग विल अकर। अच्छा पेयरिंग होगा तो उससे क्या फायदा हुआ, जरा देखो ध्यान से। पेयरिंग होगा तो एक बार तो पेयरिंग हो ही सकता है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एक का पेयरिंग तो हम करा ही लेंगे, ठीक ना। क्या एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, भाई 7 है तो 6 का पेयरिंग हो गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया, चलो ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है तो क्या वो एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करा सकता है। तो इस बार जब ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है तो ये क्या करता है, ये 3D का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बेटा 4P में लेके चला जाएगा, नहीं D2sp3 होता है ना, 4D में लेके चला जाएगा। D2sp3 बनता है तो 2D यहां मिल गया, एक S और 3P, इससे तो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां ले गया, 4D में। तो 3D का एक इलेक्ट्रॉन 4S, फिर यहां 4P, फिर यहां 4D, ठीक है। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D इज एक्साइटेड टू 4D। अब 3D से 4D में चला गया तो क्या 2D ऑर्बिटल खाली मिल गया, अगर 2D ऑर्बिटल खाली मिल गया तो क्या बन गया, D2sp3, क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल बन गया, और क्या बन गया इसको, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, √n इंटू n प्लस 2 √3। और क्या होता है, क्या पेयरिंग हुआ है, हाँ हुआ है, तो पहले से ये लो स्पिन हो गया है। क्या अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल मिले हैं, यस, तो इट इज इनर ऑर्बिटल। बस ये एक्सेप्शन है, अलग से ध्यान रखना है, केवल इसी केस में होगा, बाकी केस में मत लगा देना। नो, केवल ये एक्सेप्शन केस है, बाकी केस में नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो इसके जस्ट आगे वाला सिमिलर केस है, ये देखो NiNH3 6, NH3 ये काम नहीं करा पाएगा। देखो ना, Cn इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड के कैटेगरी में आ जाता है, CuNCN इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड। तो ये है, तो ये दोनों काम कर देगा, पेयरिंग भी और एक्साइटमेंट भी, बट अमोनिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए नहीं करा पाता है। अगर मैं यहां पे CO लिख दूं तो भी वो तो भी ये काम कर देगा। CO एंड CN ये दोनों एक्साइटमेंट भी करा देंगे, पेयरिंग भी करा देंगे, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तो आप सिंपल ये ध्यान रखो कि अगर ये क्वेश्चन आया तो अलग लिखना है, बाकी सब में सेम चलेगा। तो लिखोगे ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT है ना, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी did not say anything about color। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कलर के बारे में कोई भी चीजें यहां नहीं बताई है, डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट कलर, ठीक है, इसलिए फेल हो गया। दूसरा, VBT डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट व्हाई पेयरिंग अकर्स इन स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट, क्यों पेयरिंग होता है स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट में, इसके बारे में उसने बताया नहीं। तीसरा, VBT did not say anything about why pairing do not occur in WFL। पेयरिंग वीक फील्ड लिगेंड में क्यों अकर नहीं होता है, यह भी नहीं बताया। ना SFL की पेयरिंग के बारे में बताया, ना WFL की नॉन पेयरिंग के बारे में बताया। फिर VBT did not say anything about why एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बस इसने बोल दिया कि एक्साइटमेंट होगा, बट क्यों होगा ये इसने नहीं बताया। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है, लेकिन क्यों कराता है ये नहीं बताया। और स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाया। VBT did not say anything about stability of complex। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की सब CFT के एप्लीकेशन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आएंगे। कलर, पेयरिंग, एक्साइटमेंट, स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए VBT फेल हो गया। इतनी सारी चीजें कंपाउंड के बारे में पता ही नहीं है, तो फेल हो गया। अब आता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए एक थ्योरी आई है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। अब जो अभी तक आपने पढ़ा उसको एकदम साइड में रखिए, ये एक अलग चैप्टर है। अब जो स्टार्ट हो रहा है एकदम ही डिफरेंट चैप्टर है, ठीक है। तो जो अभी तक हुआ इसके एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने। जनरली हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री पूछता है, सही बताऊं तो। रेयर केसेस में लो स्पिन, हाई स्पिन या इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल पूछता है। आपको बस ये निकालने आना चाहिए वो sp3 है कि dsp2 है, या d2sp3 है कि sp3d2। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे VBT के। हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। कहां पे ये, अरे भाई ये एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, फिर एक्साइट होकर यहां आ गया, बट कंपाउंड में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
भाई एक्साइटमेंट से पेयरिंग थोड़ी खत्म हो गई, अनपेयर्ड था अनपेयर्ड ही है। हाँ, तो बेसिकली वो आपसे ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा रेयर केसेस में लो स्पिन, हाई स्पिन और इनर आउटर पूछता है। ठीक है, खैर अब आ जाइए आपके पास, लिखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको बोला जाएगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अच्छा, क्रिस्टल से क्या समझते हो फिजिक्स में? इसमें फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल? फिजिक्स में पॉइंट चार्ज को क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टल चार्ज या पॉइंट चार्ज। तो बेसिकली क्रिस्टल का मतलब यहां लिखेंगे दैट मींस पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो पढ़ा ही होगा आपने, क्लास 12 तो पास हो। हाँ, तो पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा होगा, यूनिट चार्ज जिसको आप लोग बोलते थे, टू बी Q इक्वल टू 1 जो आप रख देते हो, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को ही हम लोग पॉइंट चार्ज या क्रिस्टल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो चार्ज अगर होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होना मस्ट है? अगर चार्ज होगा तो उसका सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो फील्ड है ना, दैट इज सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पूरा फिजिक्स भी आने वाला है। पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज बोल दो, है ना, और उस यूनिट चार्ज के सराउंडिंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो एक ऐसी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व है और उस चार्ज के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। एक ऐसा थ्योरी जिसमें पॉइंट चार्ज इन्वॉल्व है और पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है। अभी तक वीबीटी ने क्या बोला था उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। वीबीटी ने बोला, एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपाउंड ले लेते हैं K4FeCN6। क्या सेंट्रल मेटल एटम बेटा यहां पे आयरन है? क्या 6 लिगेंड बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? 6 लिगेंड। वीबीटी ने यही बोला था कि 6 लिगेंड जो है वो 6 साइड से बॉन्ड बनाएगा और आपके सामने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेगा। क्या यही बोला था वीबीटी ने? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालोगे तो D2sp3 आ रहा है। ठीक है, तो इसने यही बोला था कि ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज कितना है, -4। उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, K4। ये वीबीटी ने बोला, लेकिन इससे काफी सारी चीजें एक्सप्लेन हुई और काफी सारी चीजें नहीं हुई। तो सीएफटी ने एक नई थ्योरी दी, सीएफटी ने एक नई थ्योरी दिया और सीएफटी ने बोला कि यह कंपाउंड ऐसा नहीं होता है, यह कंपाउंड ऐसा नहीं होता है जो K4FeCN6 है। अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सेंट्रल मेटल एटम को इसने पॉजिटिव चार्ज माना है। ध्यान से देखिएगा, जो हमने लिया है Fe को इसने क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अच्छा, जो आपका लिगेंड है यह बोल रहा है कि लिगेंड जो है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो क्या यहां पे 6 लिगेंड है, तो क्या यहां पे 6 माइनस चार्ज आएंगे? चारों कॉर्नर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज रख दिया, एक ऊपर से और एक नीचे की तरफ रख दिया। क्या यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो प्लस चार्ज है इसके साथ बेटा अट्रैक्शन करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये प्लस चार्ज इसके साथ अट्रैक्शन करके आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यहां भी अट्रैक्शन करके आयनिक बॉन्ड बनाएगा और यहां भी अट्रैक्शन करके आयनिक बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली यहां भी अट्रैक्शन करके आयनिक बॉन्ड बनेगा एंड यहां भी अट्रैक्शन करके आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या ये क्लियर है? बोर्ड पे ध्यान से देखो कि आपके पास वीबीटी ने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक ज्योमेट्री आएगा। सीएफटी ने बोला सेंट्रल मेटल एटम इज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और जो लिगेंड है हमारे पास वो क्या है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट नेगेटिव चार्ज ये दोनों मिलके, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट नेगेटिव चार्ज ये दोनों मिलके बेटे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक बॉन्ड से ही एक्सप्लेन होगा। सीएफटी ने क्या बोल दिया, कोवलेंट बॉन्ड हटा दो आयनिक बॉन्ड बनता है, और सीएफटी ने सिंपल बोला सेंट्रल मेटल एटम को मानो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और जो लिगेंड है उसको मान लो नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब लोगों ने बोला कि मान लो लिगेंड न्यूट्रल हो, भाई अभी तक सीएन माइनस दिख रहा था, सीएन क्या है, नेगेटिव लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, तो आपने नेगेटिव बोल दिया। मान लो या वाटर ले लो,
मान लो या NH3 ले लो, तो बोला अगर न्यूट्रल लिगेंड है वो डाइपोल हो जाएगा। भाई अगर वाटर है तो वाटर इज व्हाट, वो अगर वाटर है आपके सामने तो वाटर इज H+NOH-। तो वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड क्या है, डाइपोल हो गया। तो डाइपोल में माइनस है ना, तो डाइपोल का माइनस इस साइड आ जाएगा, प्लस इस साइड रहेगा। डाइपोल का माइनस अब अट्रैक्शन करने लगेगा प्लस से। तो सिंपल दो लाइन में अब समझिए व्हाट इज CFT। CFT ने VBT के थ्योरी को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। CFT ने बोला अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानोगे गलती हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत मानो। CFT ने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम को आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानो और जो लिगेंड है उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज मानो। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उसको डाइपोल मान लो, और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। VBT समझ आया क्या बोलता था, CFT समझ आया क्या बोलता था। अब CFT का पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो सेंट्रल मेटल एटम है इसको क्या कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सेंट्रल मेटल एटम इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। Central metal atom is considered as positive point charge and ligand is considered as negative point charge. सेंट्रल मेटल एटम को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानो और लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज मानो। ब्रैकेट में लिख लो, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड इट इज कंसिडर्ड एज डाइपोल। अगर आपके पास कोई न्यूट्रल लिगेंड आया इट इज कंसिडर्ड एज डाइपोल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू CFT सेंट्रल मेटल एटम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड लिगेंड इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज। जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसको आप डाइपोल की तरह मान लो। अच्छा, जब हमने चार्ज मान लिया तो यहां पे किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? तो इन CFT सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction acts between central metal atom and ligand. सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अकॉर्डिंग टू CFT ये होता है। इसने थ्योरी को और सिंप्लीफाई कर दिया मेरी मानो तो। इसने बोल दिया कुछ भी, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो प्लस चार्ज ले लो, कोई भी लिगेंड हो नेगेटिव चार्ज ले लो, अगर न्यूट्रल लिगेंड हो तो डाइपोल ले लो, उसको डाइपोल मान लो या नेगेटिव चार्ज मान लो। अच्छा, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अच्छी बात है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टेटमेंट हो गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टेटमेंट के बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ना है। ये स्प्लिटिंग किस तरह से होता है, पहले थ्योरी हो गया, अब थ्योरी के बाद हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें थ्योरेटिकल सवाल खूब आए हुए हैं, किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज किसको मानते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। नेगेटिव चार्ज किसको मानते हैं, लिगेंड को। थ्योरेटिकल सवाल खूब भर के आते हैं इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स पे, और यही CFT के स्टेटमेंट है। अब CFT का स्टेटमेंट आप में समझ आ गया, अब आते हैं थ्योरी पे कि एक्चुअल में थ्योरी है क्या, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। अब थ्योरी पढ़ते हैं, तो लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गया।
आपके मन में सिलेबस का क्वेरी है, कब खत्म होगा? पहले भी बता रखा है, अब वापस बता देते हैं। दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर इज द लास्ट डेट। पटना में मैं नहीं हूं उसके बाद, तो 25 दिसंबर तक फिनिश हो जाएगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगा, हो जाएगा। आपकी एक क्लास जो है वो कोई कम होगी और मेरी क्लासेस थोड़ी बढ़ जाएंगी। ओनली फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री जब तक चलेगा तब तक, ठीक है, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक में 3 लेक्चर पढ़ाऊंगा और 3 लेक्चर अगले लेक्चर में आऊंगा, तब तक वो साफ हो चुका होगा। डी ब्लॉक ऐसा होता है कि भाई आपको थोड़ा सा नींद से जगा के पढ़ाना होता है ना। डी ब्लॉक एक वाकई में आप मानोगे तो एक डिफिकल्ट चैप्टर है, राइट, बिकॉज आप पढ़ोगे कुछ और, क्वेश्चन आता कुछ और, ठीक है। उसका एक रीजन है बात, बस आप एग्जाम्पलर लगा लो और बात मानो, सारे क्वेश्चन डी ब्लॉक के आपसे होने लगेंगे। एग्जाम्पलर लगा लो आप, ठीक है। एग्जाम्पलर नहीं लगाओगे तो ब्लॉक केमिस्ट्री आज से नहीं, पिछले 10 सालों से एग्जाम्पलर से सवाल आ रहा है, इस साल क्या बदल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पलर आपको डी ब्लॉक भी करवाऊंगा और पी ब्लॉक भी करवाऊंगा। हालांकि पी ब्लॉक अब एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं, क्योंकि पी ब्लॉक 70% है, 30% उड़ गया, ठीक है। पी ब्लॉक में रिएक्शंस है, ध्यान रखना, रिएक्शन नहीं हटाए गए, कंपाउंड और उसके रिएक्शन हटाए गए, बट जनरल रिएक्शन अभी भी है। वाटर के साथ, एयर के साथ, N2 के साथ जनरल रिएक्शंस है। कंपाउंड हट गया है, कंपाउंड के रिएक्शन हट गए, ठीक है। कंपाउंड कैसे बनेगा ये सब हट गया है और रिएक्शन है। खैर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिखो स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट हो गया है, अब लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिख के थोड़ी देर के लिए पेन वेन नीचे रख दो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैं भी रख देता हूं। अब देखो बोर्ड पे से चुपचाप ध्यान से देखना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या सीएफटी ने क्या बोला कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा चारों तरफ से, है ना। तो सारे लिगेंड क्या सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएंगे अट्रैक्ट होके? सारे लिगेंड जितने भी हैं 6 के 6, क्या वो अट्रैक्ट होके सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएंगे? अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है? बढ़िया। तो इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, इसके पास भी फील्ड होगा। क्या इसी हिसाब से सबके पास फील्ड होगा? सिमिलरली क्या इस प्लस वाले का भी फील्ड होगा? अब देखो, प्लस बेचारा बीच में है, इस प्लस को चारों तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, चारों तरफ से स्क्वायर कॉर्नर से, और ऊपर से भी अप्रोच कर रहा है, नीचे से भी अप्रोच कर रहा है। क्या जब सारे माइनस चार्ज पास में आएंगे तो क्या सबके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से टकराएंगे? क्या सारे माइनस माइनस आपस में भी टकराएगा और माइनस प्लस से भी टकराएगा? तो लिगेंड लिगेंड आपस में भी टकरा रहा है और वो प्लस के साथ भी टकरा रहा है, तो क्या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होने से क्या एनर्जी बढ़ जाती है? क्रिस्टल फील्ड ने बड़ी सिंपल सी लॉजिक बताई कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होते हैं सबके पास, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन से तो जब पास आएंगे तो वो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराने से एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखो, ये जो प्लस चार्ज है वो सेंट्रल मेटल एटम है। क्या सेंट्रल मेटल एटम के पास, अभी अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक वाले के पास डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल मैंने बना दिया। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेशन में सेंट्रल मेटल एटम लिख रहे हैं, उसका 3D ऑर्बिटल ले रहे हैं काम में। यहां भी हम वही कर रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को बीच में लिया और चारों तरफ से लिगेंड अब उसको अप्रोच कर रहा है। क्यों अप्रोच कर रहा है? क्योंकि आयनिक बॉन्ड हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो चारों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, ऊपर से भी लिगेंड आ रहा है, नीचे से भी लिगेंड आ रहा है। अब क्या रिपल्सन होगा? बहुत तगड़ा। रिपल्सन होने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल है, क्या इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? क्योंकि हम पढ़े रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ जाती है, तो रिपल्सन होने से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। और रिपल्सन होने से इसकी एनर्जी जो पहले नीचे थी अब वो ऊपर चली गई है, क्योंकि इसकी एनर्जी पहले से बढ़ गई है। ये जो बढ़ी हुई एनर्जी है इसको बोला जाता है बैरी सेंटर लेवल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऐसा नहीं हुआ कि भाई लिगेंड अप्रोच किया और ये टूट गया। सबसे पहले ये डी ऑर्बिटल की कोई भी एक एनर्जी है, मान लो 3D है तो उसकी एनर्जी होगी, 4D की एनर्जी ज्यादा होगी, 5D की एनर्जी और ज्यादा होगी, ठीक है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल है सब।
तो 3D का एक एनर्जी होगा। जब लिगेंड आपस में आएंगे, पास में आएंगे, तो क्या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होने से एनर्जी और बढ़ गया। तो रिपल्सन होने से जो एनर्जी पहले कम थी, अब वो बैरी सेंटर लेवल पे जा चुका है। अब सोचो, लिगेंड पहले दूर दूर थे, पास आ चुके हैं, एनर्जी बढ़ चुका है। अब मान लो लिगेंड और पास आ रहा है, भाई अट्रैक्शन है, प्लस माइनस लग रहा है, आयनिक बॉन्ड है, तो ये और पास आएगा। और पास आने से इतना ज्यादा एनर्जी बढ़ जाता है कि ये जो डी ऑर्बिटल है, ये बेटे दो पार्ट में टूट जाता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। पहले डायरेक्ट नहीं टूटता है, ध्यान से देखिएगा, पहले एनर्जी बढ़ेगा थोड़ा बहुत, बैरी सेंटर लेवल पे जाएगा। बैरी सेंटर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उनके नाम पे ये लेवल रखा हुआ है। तो उन्होंने ही पता किया था कि पहले एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ने के बाद, इसके बाद अगर ऊपर और ज्यादा अप्रोच करेगा, और लिगेंड पास आएंगे, तो और रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से बेटा ये टूट जाएगा। और टूट के दो पार्ट होगा, ध्यान से देखना, या तो इस तरह से टूटेगा कि दो ऊपर तीन नीचे, या फिर बेटे ये भी टूट सकता है, ध्यान दीजिएगा। या फिर देखो, पहले से जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपना कुछ एनर्जी लेवल पे है, जब लिगेंड पास पास आने लगे, अट्रैक्शन होने लगा, तो क्या सबसे पहले एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ के क्या होता है, बैरी सेंटर पे चला गया। और जब लिगेंड पास पास आने लगे तो क्या ये टूट जाएगा, और हो सकता है टूट के 3 ऑर्बिटल ऊपर और 2 ऑर्बिटल नीचे जाएगा। या तो स्प्लिटिंग ऊपर वाले तरह से होगी, या तो स्प्लिटिंग नीचे वाले तरह से होगी। या तो टूट के 2 ऊपर और 3 नीचे जाएगा, या तो टूट के 3 ऊपर और 2 नीचे जाएगा। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से टूटेगा, कब कब 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, कब 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो इसको पढ़ने से पहले अभी इसको होल्ड करते, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, डी ऑर्बिटल की स्टडी। एक नया और इसको स्टार्ट कर देते हैं, डी ऑर्बिटल की स्टडी। अब डी ऑर्बिटल कितने होते हैं भाई आपके पास? 5। तो डी ऑर्बिटल को एक बार पढ़ लो। तो डी ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं 5। नाम बता दो। सबसे पहले डी एक्स वाई होता है, फिर डी वाई जेड होता है, फिर डी जेड एक्स होता है, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और डी जेड स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो डी एक्स वाई कैसा होता है, एक बार बना देता हूं। डी एक्स वाई जो होता है, देखो आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर डी ऑर्बिटल के लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, इसको बोला जाता है डी एक्स वाई। अगर डी ऑर्बिटल के लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, क्या लोब्स एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहे हैं? डी एक्स वाई। अगर आप डी वाई जेड बनाना चाहो तो ध्यान दो, क्या ये वाई एक्सिस है, और क्या ये वाला बेटा जेड एक्सिस है ना? तो अगर लोब्स y और z एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज डी वाई जेड। फिर आपके पास एक ऑर्बिटल होगा जिसका नाम होगा डी जेड एक्स या डी एक्स जेड। तो ये बना लो एक्स एक्सिस, और क्या जेड एक्सिस ऐसा बनता है? तो अगर आपका लोब एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, दिस इज योर डी एक्स जेड। तो देखो डी एक्स वाई बनाया, डी वाई जेड बनाया, डी जेड एक्स बनाया। इसमें एक चीज कॉमन है कि हर बार जो लोब्स है वो एक्सिस के बीच में, चाहे डी एक्स वाई हो, चाहे डी वाई जेड हो, चाहे डी एक्स जेड हो, इन तीनों के केस में। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बना देता हूं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये जो दोनों लोब्स होते हैं, ये एक्स और वाई के ऊपर ही होता है। एक्स पे ही लोब होगा और वाई पे ही लोब होगा। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको डीजेड स्क्वायर का अंदाजा लेना है तो डीजेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ये वाई एक्सिस बना लो, ये एक्स एक्सिस बना लो, और जेड एक्सिस ऐसा, ये जेड एक्सिस बना लिया। तो डीजेड स्क्वायर का लोब जेड एक्सिस के ऊपर ही होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ बेटा एक सर्कल टाइप का घूम रहा होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ से इसको घेर रहा होता है। एक डंबल है, और डंबल मान लो ऐसा डंबल जिससे बॉडी बनता है, तो डंबल एज्यूम करो, और डंबल को चारों तरफ से आप बीच से पकड़ते हो, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको चारों तरफ से होल्ड किया हुआ है। तो ये बीच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे डीजेड स्क्वायर में लगा रहता है, ठीक है। मैंने एक साइड से अप दिखाया, एक साइड से डाउन दिखाया है। तो डीजेड स्क्वायर, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस पे एक लोब ऊपर की तरफ, डीजेड स्क्वायर पे ही लोब है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाए हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
वो इसको चारों तरफ से ऐसे घेर रहा है, इसको चारों तरफ से ऐसे घेर रहा है, ठीक है, dxy। और ये जो d, ये तो z एक्सिस पर लोब है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो xy प्लेन में लाई कर रहा है। खैर, अब हमें सब ऑर्बिटल की जानकारी हो गई। अब इसमें बस दो चीजें ध्यान दो। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे तीन ऐसे ऑर्बिटल हैं जो एक तरह के हैं, वो कौन है? dxy, dyz, daz, क्या एक तरह के हैं? क्या इन तीनों को बोला जाता है बिटवीन द एक्सिस? क्या इन तीनों में जो लोब्स है वो बिटवीन द एक्सिस लोब है? बढ़िया। अच्छा, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, क्या ये एक तरह के हैं? क्या इनको बोल दिया जाए ऑन द एक्सिस लोब है? यहां पे लोब जो है वो बिटवीन द एक्सिस है, और यहां पे जो लोब है वो ऑन द एक्सिस है। अब ये जो 3 और 2 का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है। ध्यान से देखिए, वो जो 3 और 2 का कॉन्सेप्ट है वहीं से आया है। एक और चीज लगे हाथों बता ही दो, क्या ये वाले, इसको मैं बोल सकता हूं एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि ऑन द एक्सिस है, और ये वाला क्या नॉन एक्सियल हो गया? एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है, तो इसको बोल दो एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल। और यहां पे बोल दो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो dxy, dyz, dzx नॉन एक्सियल है, और dx² माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर एक्सियल है, क्योंकि एक्सिस पर आ रहा है। एक और चीज, इसका एक नाम है, जो नाम का डेप्थ आपके मतलब नहीं है, केवल नाम जानना है, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। नाम इसका एक जर्मन नाम होता है। नॉन एक्सियल में देखो 1 2 3 3 ऑर्बिटल है, तो इस नॉन एक्सियल का एक स्पेशल नाम रख देते हैं, इसका नाम होता है T2g। क्यों, क्या, कैसे, सिलेबस में नहीं है, बस T2g, ठीक है। और इसका नाम होता है, चूंकि 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो इसका नाम हो जाएगा Eg, Eg, ठीक है, वो है T2g, और ये क्या हो गया? Eg। Eg का मतलब होता है इक्वली जेनरेट। व्हाट इज Eg? इक्वली जेनरेट। जेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। ये d ऑर्बिटल, क्या बेटा d ऑर्बिटल अभी डीजेनरेट है, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पे है। क्या यहां पे बेटा बैरी सेंटर पे भी डीजेनरेट है? क्योंकि सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। ये भी सेम एनर्जी लेवल पे है, पांचों के पांचों। बैरी सेंटर तक भी डीजेनरेट ही होता है, लेकिन बैरी सेंटर के बाद अगर रिपल्सन लगेगा तो क्या डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाएगी? क्या डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगा? तो यही बोल रहे हैं, बैरी सेंटर के बाद रिपल्सन होने पे डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाएगी। और डीजेनरेसी लॉस्ट होके क्या बेटा यहां पे इस केस में Eg ऊपर गया है, और इस केस में T2g नीचे आया है। इस केस में T2g ऊपर गया है, और इस केस में Eg नीचे आया है। फिर सवाल अभी वहीं पे है, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि Eg ऊपर जाएगा कि T2g ऊपर जाएगा? है ना, अभी तक ये समझ आया कि भाई Eg क्या है, T2g क्या है, एक्सियल क्या है, नॉन एक्सियल क्या है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ध्यान से देखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या स्क्वायर होता है? स्क्वायर के एक ऊपर होता है, और स्क्वायर के एक नीचे से बॉन्ड बन रहा होता है। क्या ऑक्टाहेड्रल यही होता है? ठीक है। यहां पे बेटा सेंट्रल मेटल एटम होता है क्या? यहां पे बच्चों लीगेंड होता है क्या चारों तरफ से? ठीक है, बोर्ड पे सब लोग फोकस। क्या हमने पढ़ा हुआ है ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग याद करिए, हमने पढ़ा हुआ है ऑक्टाहेड्रल में 12 एंगल होते हैं जो 90 डिग्री होते हैं। ऑल 12 एंगल्स आर 90 डिग्री। एक और चीज सब लोग देखना बोर्ड, अब ये सारे एंगल इसमें 90 डिग्री हैं, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं तो क्या ये वाई एक्सिस मान लू? भाई 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे क्या मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं तो क्या इसको मैं वाई बोल दूं? और क्या मैं ऊपर वाले को जेड बोल दूं क्योंकि ये भी 90 पे है? भाई ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 पे होते हैं, और 90 पे अगर मैं मान रहा हूं तो वो एक्सिस पे है। भाई एक्सिस भी कहां कट करता है? 90 डिग्री पे। तो ऑक्टाहेड्रल में चूंकि एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाले लाइन को मैं एक्स बोलूं तो इसको वाई बोलूंगा क्योंकि 90 डिग्री पे, और ये वाला जेड बोल दूंगा। अब ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल में क्या बॉन्ड बन रहा है एक्सिस के ऊपर? भाई मेटल और लिगेंड कहां बन रहा है? एक्सिस के ऊपर। ये वाला मेटल और लिगेंड कहां बन रहा है? एक्सिस के ऊपर। तो ऑक्टाहेड्रल में जो बॉन्ड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड और मेटल पास आएंगे क्या वो एक्सिस के ऊपर आएंगे?
तो रिपल्सन कहां होगा? एक्सिस के ऊपर। तो रिपल्सन कहां होगा? एक्सिस के ऊपर। तो एनर्जी किसका बढ़ेगा? एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्सियल का। फिर से ऑक्टाहेड्रल है, क्या सारे 90 डिग्री एंगल है? सारे 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो ये वाई बोल दूंगा और ये जेड बोल दूंगा। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड और मेटल अप्रोच कर रहा है, जो लिगेंड और मेटल बॉन्ड बना रहा है, क्या वो एक्सिस के ऊपर बना रहा है? अगर एक्सिस के ऊपर बना रहा है तो रिपल्सन कहां होगा? एक्सिस के ऊपर। एनर्जी कहां बढ़ेगा? एक्सिस के ऊपर। तो किसका एनर्जी बढ़ेगा? एक्सियल वाले का। अगर ऑक्टाहेड्रल का केस हो, फिर से देखना, अगर ऑक्टाहेड्रल का केस हो तो लिगेंड और मेटल एक्सिस पर बॉन्ड बनाता है, लिगेंड और मेटल एक्सिस पर रिपल्सन करेगा, तो लिगेंड और मेटल एक्सिस पर रिपल्सन करने से एक्सियल वाले का और एनर्जी बढ़ा देगा। फिर से ऑक्टाहेड्रल है, 12 के 12 90 डिग्री है, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड मान सकते हैं, किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल जब आपने केस लिया तो क्या देखो, मेटल बीच में है, लिगेंड कॉर्नर पे है, क्या सारे मेटल और लिगेंड एक्सिस के ऊपर ही अप्रोच कर रहे हैं? सारे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड जो है वो एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। अगर एक्सिस के ऊपर बनेगा तो रिपल्सन भी तो एक्सिस के ऊपर ही होगा। अगर रिपल्सन भी एक्सिस के ऊपर होगा तो किसका एनर्जी बढ़ेगा? एक्सियल ऑर्बिटल का। एक्सियल ऑर्बिटल कौन है? ईजी। एक्सियल ऑर्बिटल कौन है? ईजी। तो ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी बढ़ेगा? ईजी का। क्यों ईजी का बढ़ा? क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल पे एनर्जी बढ़ रही है। एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों बढ़ी? क्योंकि रिपल्सन वहां पे हो रहा है। रिपल्सन वहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड वहीं बन रहा है। बॉन्ड वहां क्यों बन रहा है? क्योंकि सारे 90 डिग्री हैं, और सारे 90 डिग्री होने से सारे एक्सियल हैं। रिकैप रिकैप दिमाग में बिठाना इसको। ऑक्टाहेड्रल में बस ये ध्यान रखो कि बॉन्डिंग में पड़ा था 90 डिग्री पे एंगल बनता है, 90 डिग्री वाले एक्सिस बोलते हैं, सिंपल याद रखो, 90 डिग्री वाला एक्सियल बोल देते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड कहां बन रहा है? एक्सियल पे। रिपल्सन कहां होगा? एक्सियल पे। एनर्जी कहां बढ़ेगा? एक्सियल का। एक्सियल कौन है? ईजी। तो ऑक्टाहेड्रल में किसका एनर्जी बढ़ गया? ईजी का। और T2G का कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल बनाता हूं, यहीं पे अभी तुरंत समझ आ जाएगा। टेट्राहेड्रल क्या इस तरह से बनता है? क्या टेट्राहेड्रल इस तरह से बनता है? अब बोर्ड पे देखो, अगर मैं यहां पे वाई एक्सिस बना देता हूं, ये वाई एक्सिस ले लेता हूं, क्या ये एक्स एक्सिस है? क्या लिगेंड और मेटल के बीच में एक्सिस पर बॉन्ड बन रहा है? एक्सिस के बीच में बन रहा है? बीच में बन रहा है। तो एक्सिस के बीच में बन रहा है तो रिपल्सन किसका होगा? एक्सिस के बीच का, नॉन एक्सियल का। तो इसमें कौन ऊपर जाएगा? T2G। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड कहां बन रहा है? एक्सिस पर या बिटवीन द एक्सिस? बिटवीन द एक्सिस। एक्सियल या नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल। तो रिपल्सन किसका होगा? नॉन एक्सियल का। एनर्जी किसका बढ़ेगा? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल कौन है? T2G। खत्म। अब छोड़ो ये भी, ये तो लॉजिक हो गया जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। बेटा तुम्हें एजी ओजी तो समझ में आता ही होगा, है ना? ये तो बहुत ही आपका खूबसूरत पार्ट हो गया कि सर ये क्या बात कर दिया आपने, ये तो समझ में आता ही है। आओ इसको हटा दो, ये सब बकवास साइंस का क्या ही मतलब है ना? हाँ देखो बड़ा सिंपल है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह से स्प्लिटिंग होगी? तो क्या बेटा टी फॉर टेट्राहेड्रल होता है क्या? और टेट्राहेड्रल में कौन ऊपर जाएगा? टी फॉर T2G। अगर T2G ऊपर चला गया तो EG नीचे आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में कौन ऊपर जा रहा है बेटा? इसको AG बोलो बेटा, तो ये समझ आ जाएगा AG और OG। अब समझ आ गया? टेट्राहेड्रल याद कर लो, फिर AG OG तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर जा रहा है तो ऑक्टाहेड्रल में कौन ऊपर जाएगा? उल्टा, EG। टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल में उल्टा चला जाएगा, EG चला जाएगा। तो बाकी AG OG तुमको मुझे लग रहा है टेट्राहेड्रल ज्यादा याद रखोगे तुम। अब लिख लो इसको, ये सारा कहानी बना लो, फिर इसकी हम जो अभी समझाए ना वो लिखवाएंगे। आपके क्वेश्चन में पता है क्या लगेगा? बस ये दो चीज, टेट्राहेड्रल में कौन ऊपर जाएगा? T2G। और ऑक्टाहेड्रल में कौन आएगा? EG। क्वेश्चन लेके आना।
ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल ऊपर जाता है, टेट्राहेड्रल में नॉन एक्सियल ऊपर जाता है। नॉन एक्सियल का मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक्सियल का मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड। तो अब देखो, अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, लोन पेयर डोनेट होगा, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ये बोल रहा है कुछ बॉन्ड और नहीं बनेगा, स्प्लिट टूट और जाएगा। ये बना बॉन्ड बने ना बने, टूट और जाएगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। अभी आगे पढ़ेंगे स्टेबिलिटी इसका। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होगी तो ईजी ऊपर जाएगा, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होगी T2G ऊपर जाएगा। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ लिया, आइए इसकी एनर्जी के बारे में जानते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर एनर्जी पे जाएंगे। आप एक बार कोऑर्डिनेशन का एनसीईआरटी खोल के देखना, भरोसा उठ जाएगा। भयानक ही दिया हुआ है, अजीब टाइप का। सबसे पहला टॉपिक वर्नर्स थ्योरी है, सोच लो। उसके बाद बताया है सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है लिगेंड किसे कहते हैं। सीएफटी खत्म होने के बाद भौकाल है, अलग ही भौकाल है। उसको लगता है कि पहले हार्ड चीजें पढ़ने, आसान तो आता ही होगा। गलत फहमी तो बहुत सारी है बेटा। हो गया। व्हाट इफ पहले आपको पी ब्लॉक पढ़ा दिया जाए, पी ब्लॉक फिर डी ब्लॉक, है ना। ब्लॉक केमिस्ट्री इसके बाद पढ़ना है आपको। पहले पी ब्लॉक पढ़ा दिया जाए, फिर डी ब्लॉक पढ़ा दिया जाए। नहीं, क्या ऐसा धरती में भूकंप आ जाएगा पहले डी ब्लॉक पढ़ लोगे तो? ब्लॉक फिर सॉल्ट।
चलो हो गया। लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, नहीं सॉरी एक्सप्लेनेशन, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्या एक्सप्लेनेशन लिखो, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में यहां पे आप एक स्क्वायर बना दीजिए, लिगेंड 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 लिगेंड, एक ऊपर लिगेंड और एक नीचे लिगेंड, और चारों तरफ से बेटे ये बॉन्ड बना रहा है 90 डिग्री पर। लिखो इन ऑक्टाहेड्रल, साथ में लिख लो इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड अप्रोच मेटल, लिगेंड किस पे मेटल, लिगेंड अप्रोच मेटल ऑन एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड अप्रोच मेटल ऑन एक्सिस, सो रिपल्सन ऑन एक्सिस इंक्रीजेस। सो एक्सिस पे रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक्सिस पे रिपल्सन बढ़ेगा, इसलिए हेंस ईजी एक्सियल ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सियल ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीजेस। एक्सिस पर बॉन्ड बनेगा, एक्सिस पर रिपल्सन होगा, इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो देयरफॉर जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होगी वो पहले तो एनर्जी लेवल बढ़ के बैरी सेंटर पे जाएगा, और बैरी सेंटर से बेटा आपके पास ईजी ऊपर और T2G नीचे, दो ऊपर और तीन नीचे। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का लैंग्वेज लिख लो, टेट्राहेड्रल कैसे स्प्लिटिंग होता है। तो टेट्राहेड्रल में लिगेंड अप्रोचेस मेटल बिटवीन द एक्सिस, लिगेंड अप्रोचेस मेटल बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड अगर मेटल को बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, सो रिपल्सन इंक्रीजेस बिटवीन द एक्सिस। सो रिपल्सन एक्सिस के बीच में बढ़ता है, और एक्सिस के बीच में बढ़ता है, एंड हेंस T2G, T2G के ब्रैकेट में लिखो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल की एनर्जी यहां पे बढ़ जाती है। एंड हेंस T2G नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एनर्जी इंक्रीजेस। इसको आपने अगर एक्स एक्सिस बोल दिया है तो ये वाई एक्सिस की तरह काम करेगा, और ये जेड एक्सिस की तरह काम करेगा। एक्स वाई जेड। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और टेट्राहेड्रल में ये एक्स एक्सिस है। तो टेट्राहेड्रल में जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बन रहा है वो बिटवीन द एक्सिस बन रहा है, रिपल्सन भी बिटवीन द एक्सिस होगा, इसलिए T2G का बढ़ जाएगा। तो आप सबसे पहले जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, बैरी सेंटर तक बेचारे डीजेनरेट रहे, लेकिन इसके बाद भी रिपल्सन हुआ, तो टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर 2 नीचे, T2G ऊपर और EG नीचे। यहां EG ऊपर T2G नीचे, और यहां T2G ऊपर और EG नीचे। EG मतलब इक्वली जेनरेट, T2G मतलब ट्रिपली जेनरेट, ट्रिपली मतलब 3 है ना, तो 3 ट्रिपली जनरेट। ये 2 है तो दोनों इक्वली जनरेट है, ये 3 है तो ट्रिपली जनरेट।
Eg is axial, T2g is non-axial. अब crystal field splitting energy. Next topic is crystal field splitting energy. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो आपने पढ़ लिया, इसमें एनर्जी कैसे होगा, इसको शॉर्ट टर्म में बेटा CFSE लिखा होता है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा, कैलकुलेट CFSE। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल की CFSE हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां पे हम लोग निकालते हैं टेट्राहेड्रल की CFSE। बोर्ड पे देख लो, फिर लिखना। देखो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में सबसे पहले बेटे यहां पे डी ऑर्बिटल जो है वो पहले तो डीजेनरेट था। क्या बेटा ये पहले बैरी सेंटर लेवल तक डीजेनरेट ही रहेगा? क्या और रिपल्सन होने की वजह से Eg ऊपर चला जाएगा और T2g नीचे चला आएगा? बढ़िया। अब बोर्ड पे देखो, ये बैरी सेंटर लेवल की एनर्जी को हम लोग जीरो लेवल मानते हैं, बैरी सेंटर लेवल की एनर्जी को जीरो लेवल मानते हैं। अब देखो जीरो लेवल है, इस टोटल एनर्जी का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहां से Eg का एनर्जी निकाल रहे हैं और यहां से T2g का एनर्जी लेवल निकाल रहे हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5, तो डिवाइड बाई 5, डिनोमिनेटर में टोटल ऑर्बिटल लिखते हैं 5। अगर 2 है तो यहां पे लिखेंगे 3/5 उल्टा, और यहां 3 है तो उल्टा लिखेंगे 2/5। जहां 2 है ऊपर लिखेंगे 3/5, जहां 3 है ऊपर लिखेंगे 2/5। ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में माइनस। ये हो जाएगा स्प्लिटिंग एनर्जी को बेटा डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। इन की एनर्जी टोटल क्या है? डेल्टा O। तो ये 3/5 डेल्टा O है और ये -2/5 डेल्टा O है। Eg और T2g के बीच में टोटल एनर्जी क्या है? दैट इज डेल्टा O। डेल्टा क्या है? स्प्लिटिंग। तो दिस इज द स्प्लिटिंग एनर्जी। ये कैसे निकलेगा, इसका यूज कहां है, अभी बाद में पता चलेगा, पहले इतना हो गया। अब टेट्राहेड्रल का भी देख लो। मान लो टेट्राहेड्रल में ये आपके पास पहले बैरी सेंटर तक जाएगा और ऊपर कौन जाएगा? T2g, और नीचे कौन आएगा? Eg। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बैरी सेंटर लेवल को जीरो लेवल मान लेते हैं। जीरो लेवल मान लिया। ऊपर की एनर्जी, ये टोटल एनर्जी जो है बेटा वो डेल्टा T है इस बार। स्प्लिटिंग इज डेल्टा एंड T इज टेट्राहेड्रल। स्प्लिटिंग का मतलब डेल्टा, O इज ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब देखो क्या डिनोमिनेटर तो हमेशा टोटल आएगा 5, 3 है तो क्या लिखेंगे? 2/5, और यहां डिनोमिनेटर कितना है? 5, 2 है तो उल्टा करके लिख दो 3। क्या 2/5 ऑफ डेल्टा T ये 3/5 ऑफ डेल्टा T? ऊपर के लिए प्लस, नीचे आ जाएगा तो माइनस। दैट्स इट। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब आप कहोगे इसका करें क्या, है ना? बना तो दिया बड़ा अच्छा 3/5 2/5। नाउ इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले बना लीजिए फिर लिखेंगे CFSE का क्वेश्चन। हाँ बेटा टाइम तो होता ही रहता है। किसे क्लास है? संदीप सर, इनके सर क्लास है? वो तो कह रहे थे मेरी क्लास नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। अच्छा, ये स्टेज टिक पाया है, ये अच्छी बात है। तुम्हारी क्या 10-10 मिनट का गैप होता है क्या तुम्हारे में? 5 मिनट का? तो बोलते क्यों नहीं कि मत ही दो? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ FeCN6-4। ध्यान से अब देखो जरा एक बात बताओ, क्या ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है? भाई कोऑर्डिनेशन 6 है, हमेशा ऑक्टाहेड्रल। इट इज ऑक्टाहेड्रल। बढ़िया हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टा। जब ये सब CFSE वगैरह कर लेंगे ना, उसके बाद हम DSP2 का CFSE कराएंगे। पहले ये कर लेते हैं, दोनों में कमांड हो जाएगा, फिर वो आसान लगेगा। अच्छा, तो ये आपको पता चल गया ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो अभी 1 2 3 4, पहले बेटा ये बैरी सेंटर पे जाएगा 1 2 3 4, फिर आपके पास कैसा जाएगा, EG ऊपर जाएगा और T2G नीचे चला आएगा। बढ़िया हो गया, पहले तो ये बढ़िया हो गया। अब ध्यान से बोर्ड पे सबसे पहले बेटा सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है। Fe+2 आ रहा है क्या? Fe+2 मेरे भाई 3d6 होता है क्या? है ना? अब देखो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है कि वीक फिलिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तो पेयरिंग होगा या नहीं होगा? होगा। तो एक काम करो, ये कह रहा है कि स्प्लिटिंग में, ध्यान से, स्प्लिटिंग में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है पेयरिंग के साथ। अब देखो मेरे पास मैं 6 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा हूं पेयरिंग के साथ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने पेयरिंग के साथ। ठीक है, चलो अब मुझे इसका एनर्जी निकालने को बोल रहा है, तो बैरी सेंटर को क्या मान लिया है, 0। नीचे वाले का क्या बेटा, -2/5 डेल्टा O होता है, और ऊपर वाले का क्या होता है, +3/5 डेल्टा O। बढ़िया हो गया। तो व्हाट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, T2G में। सब नीचे कौन है, T2G, इनटू इसका एनर्जी कितना है, -2/5। CFSE देखो कैसे निकलोगे, जितना इलेक्ट्रॉन है उनसे एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू -2/5 प्लस ऊपर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू 3/5 डेल्टा O। 3/5 डेल्टा O। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितना दिख रहा है, 6। क्या -2/5 डेल्टा O से मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG में कितना दिख रहा है? क्या आंसर आपका -12/5 डेल्टा O आ रहा है? यही है, यही कॉन्सेप्ट है। ये आ गया आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसका। एक और लास्ट। बेटा तुम जब ऐसे करते हो तो मुझे गाना याद आता है, गाना ही गाते हैं ना। हाँ चलो ये पढ़ लो पहले। देखो क्या यहां पे भी बेटे वो Fe+2 ही आ रहा है, क्या 3d6 ही आ रहा है? बस डिफरेंस ये है कि अब वीक फील्ड लिगेंड होगा और पेयरिंग नहीं होगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो हमने पेयरिंग कराया था, अब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तब स्प्लिटिंग करा दो और उसमें पेयरिंग मत कराओ। तो पहले मैंने बैरी सेंटर बनाया, बैरी सेंटर बना के भाई EG ऊपर और T2G नीचे कर लिया। अब 6 ऑर्बिटल को, 6 इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से, 1 6 इलेक्ट्रॉन को बिना पेयरिंग, शांत, 6 इलेक्ट्रॉन बिना पेयरिंग के करोगे तो 3 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन बिना पेयरिंग के करोगे 3 हो गया, चौथा यहां जाएगा, पांचवा यहां जाएगा। मजबूरी में पेयरिंग कराना पड़ेगा। अब समझ आया? पेयरिंग अगर हो रहा है तो नीचे पहले पेयरिंग होगा फिर ऊपर जाएगा, अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो पहले सारे हाफ फील्ड जाएंगे और फिर पेयरिंग होगी। अच्छा इसका CFSE बता दो, क्या इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसका एनर्जी कितना आ रहा है, -2/5 डेल्टा O। ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका एनर्जी कितना है, कितना आ रहा है, -8/5 प्लस 6/5 डेल्टा O। कितना आ रहा है? इसके बाकी क्वेश्चंस और करेंगे तब और क्लैरिटी आएगी।
हाँ, अभी छूटा है क्या क्लास? चलो, बैरियर मेथड में तो वो तो खत्म हो गया कॉन्डोम। तीन और पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और बॉल्ट्स। देख, तीनों को एक साथ पढ़ते हैं बच्चों। ठीक, आ जा। देख, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, ठीक, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, और क्या है बच्चों? हाँ, डायफ्राम। दिख रहा है? कौन वाला डायफ्राम है बच्चों? ये एब्डोमेन वाला है। हाँ, चल सुनना। चलो टॉपिक देखो बच्चों, टॉपिक देखिएगा, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहला बच्चों, ये भी किसका बना है? रबड़ का बना है, मेड अप रबड़। चलो पहले देखो, बाद में लिख। इसको भी बच्चों खुद यूज किया जाता है, मतलब क्या है? सेल्फ सेल्फ इंसल्टेड। और जब सेल्फ इंसल्टेड होगा तो क्या मेंटेन रहेगा बच्चों? प्राइवेसी। मेंटेन प्राइवेसी, मेंटेन प्राइवेसी। दिखा? चल, अब सुनना बच्चों इधर ध्यान से। ये रीयूजेबल होता है। क्या होता है? रीयूजेबल। ठीक, अगला पॉइंट कि बच्चों ये एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करेगा। डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी। अभी एक फिगर बनाएंगे ना, तो फिगर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी। ठीक, और इसको बच्चों हम यूज करते हैं क्रीम के साथ। कौन कौन सा क्रीम है? सुनना, स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीस, फोम, फोम along with these barrier। दीज का मतलब बच्चों जो ऊपर लिखे हैं वही बैरियर। इससे क्या होगा बच्चों? इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा? इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव क्या? एफिशिएंसी। अब समझाते हैं, समझना। फिगर बनाते हैं, फिगर से देखिएगा, सारा लाइन आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कहने का प्रयास कर रही है बच्चों एनसीईआरटी। ये देखो, ये रहा बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। दिख रहा है आपको? क्या दिखा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या दिखा बच्चों? सर्विक्स दिखा आपको। और ये क्या दिख रहा है? वेजाइना दिखा। ये रहा बच्चों फंडस, लेकिन हमको मतलब किससे है? सर्विक्स से हमको मतलब है बच्चों। किससे मतलब है? सर्विक्स। एक चीज और लिख लेना बच्चों कि ये किसको कवर करता है? ये किसको कवर करता है? किसको कवर करता है? सर्विक्स। ठीक, चल अब देखना, इधर देखो। ये रहा बच्चों, आप कुछ भी मान लो, चाहे आप सर्वाइकल कैप मान लीजिएगा, चाहे वॉल्ट्स मान लीजिएगा, चाहे डायफ्राम मान लीजिएगा, कुछ भी मान लो बच्चों। ये रहा डिवाइस। दिख रहा है आपको डिवाइस? दिखा कि नहीं दिखा? कुछ भी मान लो बच्चों। ये कहाँ सेट किया गया है ये बताओ? सेट कहाँ है बच्चों ये बताइए पहले। कहाँ सेट किया गया है? सर्विक्स वाले रीजन में। तो पहले मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ये रहा बच्चों, ये कौन सा रीजन है? मुंह से बोलो साले, कौन सा रीजन है? सर्विक्स। ठीक, ये कौन सा रीजन है बच्चों? ये क्या है? वेजाइना। दिख रहा है? ये रहा बच्चों वेजाइना। ठीक, वेजाइना। और यहाँ जो फ्लूइड होगा बच्चों, कौन सा फ्लूइड होगा? वेजाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होगा बालक? वेजाइनल फ्लूइड। तो ये रहा बच्चों वेजाइनल फ्लूइड। देखिएगा, ये रहा बालक कौन सा फ्लूइड? वेजाइनल। क्या है? वेजाइनल फ्लूइड। दिखा आपको? अब सुनना, थोड़ा ध्यान से देखना इधर। इधर देखिए, जब स्पर्म इंटर करेगा, ये रहा बच्चों, सॉरी, जब पेनिस इंटर करेगा, ये क्या इंटर किया? पेनिस। क्या इंटर कर रहा है बच्चों ये? अबे मुंह से बोलो साले, क्या है? ये है पेनिस। ठीक, और जब पेनिस इंटर करेगा बच्चों, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, तो क्या पेनिस इस वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर इस फीमेल को एसटीडी हुआ है तो इस मेल को एसटीडी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उस पल्ले पड़ा। अब एक चीज देखना, मान के चलो बच्चों, इस पेनिस से क्या निकला? इस पेनिस से क्या निकला? स्पर्म निकला। ये स्पर्म है, स्पर्म निकला। ठीक, चलो देखो, अब इस पेनिस से क्या निकला बच्चों? देखना, इस पेनिस से क्या निकला? स्पर्म निकला। तो इस सर्विक्स वाले रीजन पे तो कैप लगा हुआ है, तो स्पर्म क्या अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जैसे कॉन्डोम में क्या होता है बच्चों की, कॉन्डोम इंसान यूज किया, ठीक,
और यूज करने के, सुनना, कंडोम यूज किया, यूज करते ही तुरंत निकाल देता है कंडोम, ऐसे ही तो होता है, यूज किया निकाल के फेंक दो। लेकिन सर्वाइकल कैप वॉल्स डायफ्राम में क्या है कि यूज करने के 6-7 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद फीमेल उसको निकालती है। अब इधर सुनना, थोड़ा ध्यान से टॉपिक सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखिएगा एकदम, इधर देखो बच्चों। मान लो बच्चों कि कुछ स्पर्म, ऐसे मान लेना कि कुछ स्पर्म यहीं पे रुक गए, ठीक, मान लो बच्चों कि कुछ स्पर्म यहीं पे रुक गए। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, पेनिस से स्पर्म निकला तो स्पर्म तो गिर जाएगा ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएगा। अंदर क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैप लगा हुआ है और इस कैप को 2-4-5 घंटे के बाद निकाला जाता है। मान के चलिए बच्चों कि कुछ स्पर्म इधर उधर कहीं छुप गए, कहीं छिप गए, ठीक, और फर्टिलाइजेशन के लिए कितना स्पर्म चाहिए, एक ही चाहिए। अब मान लो 100-200 स्पर्म छुपे थे, इसमें से एक ही पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन कर देगा ना। तो इसीलिए बच्चों क्या किया जाता है कि जब इस बैरियर को यूज किया जाता है ना, तो ये जो क्रीम दिख रहा है ना, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीस और ये फोम्स, किधर गया, फोम्स नहीं लिखे हैं, ये, ठीक। अब सुनना, इधर देखो, इधर ये तीनों जानते हो बच्चों, क्रीम नहीं, ये गोली है, खाया नहीं जाता है। इस गोली को वेजाइना में डाल दिया जाता है, वेजाइना में गोली को डाल दिया जाएगा और ये गोली जैसे मॉइस्चर पाता है, क्योंकि वेजाइना में मॉइस्चर कंडीशन मिलेगा ना, तुरंत झाग बना लेता है। आप देखते हो, सरफ देखते हो ना, ऐसे करते हैं तो झाग बना लेता है, वो तुरंत झाग बना लेगा। और वो झाग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, नाचेगा नहीं साले, ये जो स्पर्म इधर उधर बचे थे ना, उनको मार देगा, खत्म कर देगा। तो इसी के साथ बच्चों क्या खत्म हो गया, बैरियर मेथड खत्म। नोट करिए, आप ये कोई भी डिवाइस मान लीजिएगा, कोई भी, आप चाहे सर्वाइकल कैप मान लो, चाहे वॉल्ट्स मान लीजिए, चाहे डायफ्राम मान लीजिए, मैं वॉल्ट्स मान ले रहा हूँ। सिर्फ कोई ढक्कन की तरफ होगा, कोई ऐसा होता है, क्या करोगे एकदम जान के डिटेल में नहीं, एकदम डिटेल जानना है ना।